अरे, तुम तो सारी उम्र किराए के घर में ही रहोगे, बेकार बुढ़े। मेरे बेटे ने मुझसे यही कहा था। बिना सोचे समझे तीखे शब्दों में ऊंची आवाज में अपनी पत्नी और मेरे दो पोतों के सामने, जो वहां ड्राइंग रूम के फर्श पर खिलौना गाड़ियों से खेल रहे थे, उसने यह बात इस तरह कही जैसे मुझे चोट पहुंचाना चाहता हो। और हां, मुझे दर्द हुआ। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं खामोश रहा, क्योंकि कभी कभी इंसान को समझ नहीं आता कि जवाब देना सही है या बस एक और बात सह लेना। लेकिन अंदर से मैं कसम खाता हूं, उस दिन कुछ टूट गया था। मेरा नाम श्रीमान ईजे कील है। मेरी उम्र 78 साल है और भले ही मुझ में अब पहले जैसी ताकत नहीं रही, मेरा दिमाग अब भी पूरी तरह से जागा हुआ है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी यहीं लखनऊ, उत्तर प्रदेश में गुजारी है। मैं मिस्त्री था, सहायक था, फिर ठेकेदार बना और बाद में प्रॉपर्टी डीलर। 40 से अधिक साल धूल, मिट्टी, सीमेंट और कागजात के बीच, और वहीं नक्शों और वादों के बीच मैंने अपना नाम बनाया। ये आसान नहीं था, लेकिन मैंने कर दिखाया। और मैंने एक ऐसी संपत्ति भी जमा कर ली जिसे मैंने चुपचाप रखने का फैसला किया, क्योंकि उम्र के साथ इंसान सीखता है। कुछ बातें छुपाना ही बेहतर होता है, देखना और समझना कि लोग कहाँ तक जा सकते हैं, यहाँ तक कि अपना खून भी। मेरे बेटे जतिन को कभी भूख का सामना नहीं करना पड़ा। उसने कभी नहीं जाना कि राशन के डिब्बे में दाल चावल भी न मिले तो कैसा लगता है। जब वह छोटा था, मैं तब भी धूप में छूना मिलाता और बोरे ढोता था। सब कुछ इसलिए ताकि उसे किसी चीज की कमी न हो। और भले ही मैं थककर चूर आता था, फिर भी मैं उसके साथ फर्श पर बैठता, उसे गत्ते की गाड़ियां बनाकर देता, कहानियां सुनाता, उसे आदमी बनना सिखाता। उसकी माँ, जो अब शांति से सो रही हैं, हमेशा मुझसे कहती थीं, हमारा जतिन वह सब नहीं भोगेगा जो हमने भोगा। और इसलिए मैंने दुगना काम किया। मैंने उसे स्कूल भेजा, कोचिंग दिलवाई, कपड़े, यात्राएं, सब कुछ जो मैं दे सकता था। लेकिन कभी कभी जितना ज्यादा देते हो उतनी ही कम कद्र होती है। उस दिन सब कुछ एक मासूम टिप्पणी से शुरू हुआ। मैंने उससे कहा कि शायद अब एक छोटी जगह ढूंढने का समय आ गया है, कि किराया मुझे भारी पड़ रहा है। मैंने उससे मदद भी नहीं मांगी थी, बस ऐसे ही कहा जैसे कोई अपने बेटे से बात करता है। लेकिन वह सीधे ही बात पर आ गया। उसने कहा कि मैं हमेशा वही बातें करता हूं कि मैं खुद ही अपना इंतजाम करूं, कि किसी की यह जिम्मेदारी नहीं है कि वह बूढ़ों को पाले। और फिर उसने वह वाक्य कहा जो अभी भी मेरे दिमाग में गूंज रहा है, तुम तो सारी उम्र किराए के घर में ही रहोगे, बेकार बुढ़े। मैं धीरे से सोफे से उठा, उसे शांति से देखा और बस इतना कहा, सब कुछ के लिए धन्यवाद जतिन। मैंने अपने पोतों के माथे चूमे, अपनी पगड़ी उठाई और बिना चिल्लाए, बिना हंगामा किए चला गया। मैं बस चला गया और उसे पता भी नहीं चला कि यह आखिरी बार था जब वह मुझे अपने घर का दरवाजा पार करते हुए देखेगा, क्योंकि उसी क्षण मैंने फैसला कर लिया था, मैं अब किसी के सामने खुद को नीचा नहीं दिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें यह कहानी सुनाता रहूं, मेरी बात ध्यान से सुनो। शायद तुम भी कुछ ऐसा ही अनुभव कर चुके हो। शायद किसी ने तुम्हें छोटा महसूस कराया हो, कमतर, जैसे तुम्हारी कोई कीमत ही ना हो। तो एक काम करो, इस कहानी को अंत तक सुनो और उसे साझा करो जिसे इसे सुनने की जरूरत है। और फिर मुझे बताओ कि कौन सा हिस्सा तुम्हारे दिल को छू गया और तुम किस शहर से मुझे सुन रहे हो। क्योंकि जिंदगी सिखाती है और मैंने जो सीखा है वह सोने के बराबर है। उस शाम जब मैं अपने मोहल्ले में चल रहा था, सूरज ढल रहा था और गला बैठा हुआ था, मुझे हजारों यादें ताज़ा हो गईं। हर घर जिसके पास से मैं गुजर रहा था, मैं जानता था कि वहां कौन रहता है, कौन किराएदार है, कौन बेचता है, कौन देनदार है। मैं सड़क पर चलता कोई आम बुजुर्ग नहीं था, मैं था श्रीमान ईजे कील। और फिर भी मेरे अपने बेटे ने मुझसे ऐसे व्यवहार किया जैसे मैं बोझ हूं, जैसे मैं अब किसी काम का नहीं, जैसे मैं अदृश्य हूं। और जानते हो, अपमान से भी ज्यादा क्या दुख देता है कि वह ऐसे व्यक्ति से आए जिसे तुमने प्यार से पाला, जिसके लिए तुमने सब कुछ दिया, ऐसे व्यक्ति से जिसने तुम्हारे लिए की गई हर चीज को भुला दिया। लेकिन मेरे सीने में दबी वह खामोशी एक फैसले में बदल गई, क्योंकि इंसान धैर्यवान हो सकता है लेकिन मूर्ख नहीं। उस रात अपने अकेले फ्लैट में मैं रसोई में बैठा, एक बियर खोली, पुराना रेडियो चालू किया और एक बोलिवियन गाना बजने लगा जो मेरी दिवंगत पत्नी को बहुत पसंद था। और वहीं घूंट और यादों के बीच मैंने सोचा, बहुत हो चुका, बहुत हो चुका यह दिखावा करना कि मुझे जरूरत है, यह दिखावा करना कि मैं निर्भर हूं। अब समय आ गया है यह दिखाने का कि जो खामोश रहता है वह अभिनय भी जानता है और सम्मान की मांग गरिमा के साथ की जाती है, चिल्लाकर नहीं। फिर मैं खड़ा हुआ, अलमारी में गया, अपना काला ब्रीफकेस निकाला, वह जिसे कोई नहीं छूता उसे खोला और वहीं सारे कागजात थे, दस्तावेज, अनुबंध, शेयर, चाबियां, मेरे नाम पर 15 संपत्तियां। हाँ,
15 घर, फ्लैट, दुकानें, सब किराएदारों के साथ, सब किराया पैदा कर रही थीं, सब मेरी। और सबसे विडंबना ये थी कि लखनऊ की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों में से एक भी मेरी थी, लेकिन किसी को नहीं पता था क्योंकि मैंने कभी शेख ही नहीं बघारी। मैं हमेशा विवेकी रहा, लेकिन उस दिन मैंने फैसला किया कि मैं अब चुप नहीं रहूंगा, कि सबसे अच्छा जवाब कोई अपमान नहीं, बल्कि एक कार्रवाई है, कि सबसे बड़ा बदला गरिमा के साथ जीना है। लेकिन कोई भी कदम उठाने से पहले मुझे अच्छी तरह सोचना था कि मैं उन सब का क्या करूंगा, क्योंकि संपत्ति होना एक बात है, उसका उपयोग करना दूसरी। और वहीं एक विचार आने लगा, और वह विचार दिनों दिन बढ़ता गया, जबकि वह मुझे ऐसे संदेश भेजता रहा जैसे कुछ हुआ ही न हो। मेरी बहू सोशल मीडिया पर तस्वीरें डालती रहती थी, कैप्शन में लिखती थी, परिवार सबसे ऊपर है, और मैं चुपचाप सब देखता रहा। मैं चाहता था कि वे मुझ पर भरोसा करें, यह सोचें कि यह बेकार बूढ़ा किराए पर रह रहा है, सिक्के गिन रहा है, अकेला टीवी देख रहा है, क्योंकि जब समय आएगा तो मैं उनकी शक्ल देखना चाहता था। और फिर जो हुआ तुम सोच भी नहीं सकते। 2 दिन बाद जय ने मुझे संदेश भेजा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। खाना खाया पिताजी, लिखा था। सरासर पाखंड। यह चिंता नहीं, आदत थी, क्योंकि जब कोई तुम्हें सच में ठेस पहुंचाए और उसे एहसास भी ना हो तो समझ लो कि सम्मान बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। मैंने जवाब नहीं दिया, बस देखा हुआ छोड़ दिया। यह मेरा पहला कदम था, जवाब न देना, क्योंकि कभी कभी चुप्पी 1000 शब्दों से ज्यादा कहती है। और फिर मैंने सब कुछ तैयार करना शुरू कर दिया। मैंने अपने अकाउंटेंट को फ़ोन किया, अपने पुराने वकील श्रीमान मोहन को, एक दोस्त जिसे मैं दशकों पहले मिला था जब उसने मेरी पहली ज़मीन में मदद की थी, और मैंने उससे कहा, सब तैयार कर दो, मैं बदलाव करने वाला हूँ। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बताया, बस कहा कि मैं अपनी वसीयत को ठीक करना चाहता हूँ, अनुबंधों की समीक्षा करना चाहता हूँ, विलेखों को अपडेट करना चाहता हूँ, और सबसे बढ़कर यह सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि मेरा बेटा मेरी किसी भी चीज़ को न छू सके, एक पैसा भी नहीं। श्रीमान मोहन ने मुझे चुपचाप देखा, मुझे कॉफ़ी दी और कागजात देखते हुए कहा, क्या आप निश्चित हैं रामप्रसाद जी? पहले से कहीं ज्यादा निश्चित। जय के साथ कुछ हुआ क्या? वही हमेशा वाला, लेकिन इस बार उसने हद पार कर दी। तो हम सब कुछ वैसे ही करेंगे जैसे आप कहेंगे, लेकिन हम इसे सही, कानूनी और साफ सुथरा करेंगे। इस तरह हमने शुरू किया, एक एक संपत्ति करके। हमने यह सत्यापित किया कि कौन किस जगह पर किराए पर था, किसे नवीनीकृत करना चाहते थे, किसे नहीं। हमने खंडों, बीमा खातों की समीक्षा की, और उस सप्ताह के अंत तक जय आधिकारिक तौर पर सब कुछ से बाहर हो गया था, साझेदारी से, वसीयत से, प्राधिकरणों से, यहां तक कि उस चिकित्सा बीमा से भी जो मैंने उसके लिए छोड़ा था जब मैं न रहूंगा। सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ रद्द कर दिया गया था, बिना नाटक, बिना हंगामे के, बस स्याही और कानून के साथ। और हां, उसे बिना बताए, क्योंकि जो शांति से योजना बनाई जाती है वह कुशलता से क्रियान्वित होती है। और मैं अपनी ऊर्जा ऐसे व्यक्ति से लड़ने में बर्बाद नहीं करने वाला था जो मेरे कारण अपने मुंह में गए रोटी की भी कद्र नहीं करता। उस दौरान मैंने घर से ज्यादा शहर में घूमते हुए घंटे बिताए। यह उदासी नहीं थी, यह विश्लेषण था। मैं मोहल्ले मोहल्ले जाकर अपनी संपत्तियों को देखता था। कुछ को पेंटिंग की जरूरत थी, कुछ मेरी याद से बेहतर थे। मैं कुछ किराएदारों से मिलने गया, उनसे ऐसे बात की जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कोई नहीं जानता था कि मैं मालिक हूं। वे मेरे साथ किसी भी जिज्ञासु बूढ़े की तरह व्यवहार करते थे जो घूमता रहता है, और इससे मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। शायद यही मैं अब चाहता हूं, अदृश्य होना, कोई न जाने, कोई उम्मीद न रखे और न ही मुझसे कुछ मांगे। एक दिन मैं अपने सबसे पुराने घरों में से एक के पास से गुजरा, जो ओल्ड राजेंद्र नगर में था। ये एक कोने का घर था जिसमें सामने छोटा सा बगीचा और हरी रेलिंग थी, जिसे मैंने खुद 20 साल से भी पहले लगवाया था। और मैं सामने वाली बेंच पर एक बरगद के पेड़ की छांव में बैठ गया, अपनी टोपी कसकर पहने और अपनी छड़ी पैरों के बीच टिकाए हुए। और जब मैंने उस घर को देखा तो मैंने उन सभी चीजों के बारे में सोचा जो वहां रहती थीं। मेरी माँ वहां रहती थी। मैंने अपनी पत्नी को वहीं लाया था जब हमारी शादी हुई थी। जय का जन्म वहीं हुआ था, और अचानक यादें तूफान की तरह उमड़ पड़ीं। बच्चे की चीखें, खेल, मेरी पत्नी की हंसी, रसोई से आने वाली पकवानों की सुगंध, और मेरी आंखों से एक आंसू गिरा, लेकिन उदासी का नहीं बल्कि समापन का, क्योंकि मैंने समझा कि वह चरण अब समाप्त हो चुका था। उसी दिन मैंने श्रीमान मोहन से बात की और कहा, मैं ओल्ड राजेंद्र नगर वाला घर बेचना चाहता हूं, लेकिन किसी को भी नहीं। मैं चाहता हूं कि वह उसे मिले जो उसकी कद्र करे। और आप कैसे जानेंगे कि कौन इसके लायक है? उसने पूछा। मैं उसकी आंखों में देखकर जान जाऊंगा। और ऐसा ही हुआ। 1 हफ्ते भी नहीं बीता था जब 2 छोटी बच्चियों वाली एक युवा विधवा ने उस संपत्ति के बारे में पूछा। वह एक प्राथमिक स्कूल की शिक्षिका थी,
जो अभी भी दिल से पढ़ाती थी। जब मैं उससे मिला तो उसने दृढ़ता से लेकिन विनम्रता से मुझसे हाथ मिलाया। उसने सीधे मेरी आंखों में देखा और कहा, मेरे पास ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं अपनी बेटियों को स्वाभिमान से पालने की इच्छा रखती हूं। और मैं जान गया कि वह घर उन्हीं के लिए था। हमने एक उचित सौदा किया, बिना मोलभाव के, बिना अनावश्यक कागजात के, क्योंकि कभी कभी दिल दिल को पहचानता है। और मैंने महसूस किया कि उस घर में मेरी कहानी किसी ऐसे व्यक्ति में जारी रहनी चाहिए जो जानता हो कि संघर्ष क्या होता है। यह सब चल रहा था। जय अपना नाटक जारी रखे हुए था। मुझे फोन करता था, मुझे वॉइस मैसेज छोड़ता था, बच्चों से चित्र भिजवाता था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे उस वाक्य का जहर मेरी आत्मा में न फैला हो, जैसे हाय पापा का मतलब अपमान को मिटा देना हो। लेकिन मैंने जवाब नहीं दिया। इसीलिए नहीं कि मैं अपने पोते पोतियों से प्यार नहीं करता था, बल्कि इसीलिए कि कभी कभी प्यार को भी सीमाओं की जरूरत होती है, और मैं अब किसी का दुखी जोकर बनने को तैयार नहीं था। एक शनिवार की दोपहर जब मैं पुराने बाजार से गुजर रहा था तो मैंने अपने एक किराए के कार्यालय पर एक विज्ञापन चिपका देखा। संपत्ति में अनुभव वाले प्रशासनिक सहायक की आवश्यकता है। और मुझे उत्सुकता हुई। मैं अंदर गया और एक नई युवा लड़की को देखा जो मुझे नहीं जानती थी। मैं उनके पास गया और पूछा, क्या आपको इस पद के लिए कोई मिल गया है? अभी तक नहीं साहब। तो क्या होगा अगर 78 साल का एक सज्जन 40 साल से अधिक के अनुभव के साथ आवेदन करे? वह हंस पड़ी। अगर उनके पास इतना अनुभव है तो मैं उन्हें खुद ही नियुक्त कर लूंगी। और इस तरह प्रतीकात्मक रूप से मैंने हफ्ते में कुछ दिन मदद करने की पेशकश की, सिर्फ सक्रिय रहने के लिए। उन्हें नहीं पता था कि मैं ही इन सब का असली मालिक था। वे मुझसे एक बूढ़े ज्ञानी की तरह व्यवहार करते थे और मैं इस खेल का आनंद लेता था। मैं उन्हें चीजें सिखाता था, समस्याओं का समाधान करता था, उनसे धैर्य से बात करता था, और कोई भी मुझे बेकार बूढ़ा नहीं कहता था। कोई नहीं। इसके विपरीत वे मुझे कॉफी देते थे, मुझसे सलाह मांगते थे, मुझे वह सम्मान देते थे जिसके मैं लायक था। और तभी मुझे कुछ और समझ आया। सम्मान चीखने से नहीं मिलता, यह उपस्थिति से, निरंतरता से, गरिमा से कमाया जाता है। और अगर आपका अपना खून आपको नहीं पहचानता तो चिंता न करें। ईश्वर आत्मा के पुत्रों को वहां भेजते हैं जहां दूसरे विफल हो जाते हैं। मुझे अब जय से कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी नियति के पास और भी आश्चर्य थे, क्योंकि जब कोई सच्चाई बोता है तो जीवन देर सबेर आपको फूल लौटाता है, भले ही दूसरों ने आप पर पत्थर ही फेंके हों। और उन्हीं सामान्य दिनों में से एक दिन मेरे अपार्टमेंट की घंटी बजी और दरवाजा खोलने पर वह जय नहीं था, वह कोई और था। और उसने जो कहा उसने सब कुछ बदल दिया। जब मैंने दरवाजा खोला और देखा कि वहां कौन खड़ा था तो मुझे गहरी सांस लेनी पड़ी ताकि भावनाएं मुझ पर हावी न हो। वह तेजस था, एक पुराना दोस्त, लगभग एक भाई, जिससे मैं 15 साल से अधिक समय से नहीं मिला था। उसने हमेशा की तरह वही टोपी पहन रखी थी, घनी मूंछें, झुर्रियां और गहरी हो गई थीं, लेकिन उन आंखों में वही ईमानदारी थी जो हमेशा थी। हम कुछ सेकंड तक बिना कुछ कहे एक दूसरे को देखते रहे, जैसे समय वहीं उस दरवाजे के चौखट में रुक गया हो। और फिर उसने बस कहा, कॉफी है? और मैं मुस्कुराया। सबसे अच्छी वाली, पुराने शेर। हम रसोई की मेज पर पुराने समय की तरह बैठ गए। कपों से कॉफी की भाप उठ रही थी, जबकि बाहर मोहल्ले के कुत्ते भौंकने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा मोहल्ला जानता हो कि कुछ महत्वपूर्ण हो रहा है। और हां, तेजस जो कहने आया था वह कोई मामूली बात नहीं थी, क्योंकि कभी कभी जीवन आपको किसी ऐसे व्यक्ति के सामने ले आता है जब आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और उस मुलाकात ने सब कुछ बदल दिया। अनुज, मुझे मोहन से पता चला कि आपने अपनी वसीयत में बदलाव किए हैं, कि आप पुराने चक्रों को बंद कर रहे हैं। उसने मुझसे कहा, चीनी को धीरे धीरे हिलाते हुए, बिना सीधे मेरी ओर देखे। हां, बिल्कुल। आह, समय हो गया था। और आपने यह सब जय ने जो कहा उसी वजह से किया। मैं चुप रहा। मुझे वह वाक्य दोबारा दोहराने का मन नहीं था। मैंने वह सब भी किया जो उसने नहीं कहा। तेजस ने सिर हिलाया जैसे हर खामोशी को समझ रहा हो। वह हमेशा ऐसा ही था, बोलने से ज्यादा सुनने वाला। और फिर उसने वह बात बताई जो वह छिपा रहा था। कुछ ऐसा है जो आपको जानना चाहिए, कुछ ऐसा जो आपको दर्द देगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको यह मुझसे पता चले। उस पल मुझे लगा जैसे हवा थम गई हो। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे पता था कि जो आने वाला था वह अच्छा नहीं था, और मैं गलत नहीं था। उसने मुझे बताया कि जय ने मेरी एक संपत्ति बेचने की कोशिश की थी। हां, उन संपत्तियों में से एक जो अभी भी पुराने अनुबंध के तहत थी, जब मैंने उसे कुछ चीजें संभालने की शक्ति दी थी, जब मैं सालों पहले बीमार था।
जाहिर है उसे लगा कि उसके पास अभी भी वह पहुंच है और उसने एक खरीदार से संपर्क किया। लेकिन भगवान का शुक्र है, दस्तावेज पहले ही अपडेट और सुरक्षित थे। ऑपरेशन को अस्वीकार कर दिया गया था, लेकिन उसके प्रयास ने एक और घाव दिया। आपको कैसे पता चला? मेरा एक ग्राहक, खरीदार का दोस्त, उसने मुझे बताया और मुझे यह अजीब लगा, इसलिए मैंने खुद जाकर जांच की और सब कुछ पुष्टि की। मैं आपको पहले फ़ोन नहीं करना चाहता था क्योंकि मैं आपकी आंखों में देखना चाहता था। मैं उठा, खिड़की की ओर चला। बाहर एक लड़का साइकिल पर ब्रेड की टोकरी के साथ जा रहा था। जीवन ऐसे ही चल रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन मेरे अंदर सब कुछ उथल पुथल हो रहा था। यह सिर्फ गुस्सा नहीं था, यह निराशा थी। इतनी गहरी निराशा जितनी मैंने कभी महसूस नहीं की थी। धन्यवाद तेजस, तुम अच्छा किया जो आए। आप क्या करने जा रहे हैं? मैंने शुरू किया था उसे खत्म करूंगा, लेकिन इस बार बिना दया के। मैंने यह नफरत से नहीं कहा, मैंने चिल्लाते हुए नहीं कहा, मैंने इसे उस शांति के साथ कहा जो अब जरूरत से ज्यादा बोझ उठाने को तैयार नहीं है। और तभी तेजस ने मुझे गंभीरता से देखा और कुछ ऐसा कहा जो मुझे चुभ गया। न्याय हमेशा बदला नहीं होता अंकित, कभी कभी यह बस हर चीज को उसकी जगह पर रखना होता है। जब वह चला गया, मैं घंटों बैठा रहा, सिर्फ जय के बारे में नहीं बल्कि हर चीज के बारे में सोच रहा था, अपने जीवन के बारे में जो मैंने बनाया था। जितनी बार मैं चुप रहा, जितनी बार मैंने हार मान ली, और मैंने फैसला किया कि मैं चीजों को ऐसे ही नहीं मरने दूंगा, क्योंकि मेरी कहानी कहने लायक थी और क्योंकि शायद बाहर कोई ऐसा था जिसे इसे सुनने की जरूरत थी। तो उसी रात मैंने एक मोटी पत्तियों वाली नोटबुक निकाली, वैसी जो कोई उम्मीद से खरीदता है और किसी महत्वपूर्ण चीज के लिए रखता है, और मैंने बड़े साफ धीमी गति से लिखना शुरू किया, जैसे हर शब्द मेरा एक हिस्सा हो जिसे मैं रिकॉर्ड कर रहा था। मैं इसे जय के लिए नहीं कर रहा था, मैं इसे अपने लिए कर रहा था। अपने लिए, यह न भूलने के लिए कि मैं कौन हूं, यह याद रखने के लिए कि मेरा मूल्य है, कि मैं जिया, कि मैं कैसे लड़ा। मैंने अपने बचपन के बारे में लिखा, अपनी माँ के बारे में जो दूसरों के कपड़े धोती थी, अपने पिता के बारे में जो चले गए और कभी वापस नहीं आए। मैंने लिखा कि कैसे मैं अपनी पत्नी तारा से एक मोहल्ले की पार्टी में मिला, जहां हम रंगीन रोशनी के नीचे बोलेरो पर नाच रहे थे। मैंने अपनी कठिनाइयों, अपनी हंसी, अपने सपनों के बारे में लिखा, उस दिन के बारे में जब जय पैदा हुआ और कैसे मैं अस्पताल के प्रतीक्षा कक्ष में चुपचाप रोया, उन मौकों के बारे में जब मैं घर में घुसने से पहले अपने टूटे हुए जूते उतार देता था ताकि वह यह न देखे कि उसके पिता भी गरीबी से जूझ रहे थे। मैंने सब कुछ लिखा क्योंकि कभी कभी खुद को फिर से खोजने के लिए खुद को पढ़ना जरूरी होता है। दिन बीतते गए, मैं अपनी संपत्तियों पर अपनी गोपनीय यात्राएं जारी रखता था, पड़ोसियों को नमस्ते कहता था, मंदिर जाता था, अपनी पसंदीदा चाय की दुकान पर चाय पीता था, और धीरे धीरे मुझे कुछ ऐसा महसूस होने लगा जो मैंने वर्षों से महसूस नहीं किया था। शांति। वह शांति जो तब आती है जब आप किसी से कुछ भी उम्मीद नहीं करते, जब आप प्यार या ध्यान के लिए भीख नहीं मांगते, जब आप पूरी तरह से खुद को स्वीकार करते हैं। लेकिन जय की चुप्पी और ज्यादा शोर मचाने लगी थी। वह अब संदेश नहीं भेजता था, फोन नहीं करता था, यहां तक कि बच्चों को भी पुल के रूप में इस्तेमाल नहीं करता था। शायद इसलिए कि वह जानता था कि कुछ सचमुच टूट गया था, या शायद इसलिए कि वह फिर से वार करने का सही समय का इंतजार कर रहा था। और वह क्षण आ गया। एक शुक्रवार रात मुझे एक सूचना मिली, एक युवा वकील द्वारा हस्ताक्षरित एक अस्थायी कुर्की का प्रयास जिसका उपनाम विदेशी था। जाहिर तौर पर जय यह दावा कर रहा था कि संपत्ति का कुछ हिस्सा उसका था, कि वर्षों से उसका योगदान रहा है, कि उसे कुछ संपत्तियों पर वैध अधिकार है। सब कुछ पुराने कागजात, झूठे मौखिक समझौतों और एक ऐसे विवरण पर आधारित था जिस पर केवल वही विश्वास करता था। लेकिन उसे नहीं पता था कि मैंने सब कुछ संभाल कर रखा था, हर रसीद, हर बैंक हस्तांतरण, हर अनुबंध, और यह भी कि अब उसके नाम पर कुछ भी नहीं था। सब कुछ सुरक्षित था, कानूनी रूप से मजबूत, अछूत। अगले दिन मैं व्यक्तिगत रूप से उस वकील के कार्यालय गया। मैंने खुद को किसी भी ग्राहक की तरह पेश किया। मैंने उसे सभी दस्तावेजों के साथ एक फाइल दी। उसने चुपचाप उसकी समीक्षा की, और जब वह समाप्त हुआ तो उसने मुझे डरी हुई आंखों से देखा। श्रीमान ईश्वरदास, इसके साथ आपके बेटे का किसी भी चीज पर बिल्कुल कोई अधिकार नहीं है। मुझे पता है, मैं बस आपका चेहरा देखना चाहता था जब आप यह कहते। मैं उठा, उसे हाथ मिलाया और माथा ऊंचा करके बाहर चला गया, क्योंकि खुद को बचाना एक बात है और यह दिखाना कि आप मूर्ख नहीं हैं बिल्कुल अलग बात है। उस रात मैं इतने वर्षों में पहली बार इतनी अच्छी नींद सोया, इसलिए नहीं कि सब कुछ हल हो गया था, बल्कि इसलिए कि आखिरकार सब कुछ स्पष्ट हो गया था। नकाब गिर गए थे, इरादे स्पष्ट थे, और मैंने
बूढ़े बेकार ने बिना एक उंगली हिलाए जीत हासिल कर ली थी। अगले दिन एक अजीब शांति के साथ बीत गए। बाहर से सब कुछ वैसा ही था। सुबह वहीं चाय, बाजार तक चलना, पड़ोसियों का अभिवादन। लेकिन अंदर मुझे लग रहा था कि कुछ अपनी जगह पर आ गया है। यह बदला लेने के बारे में नहीं था, न ही गर्व के बारे में। यह कुछ गहरा था, एक शांत निश्चितता। अब मेरा किसी से कोई बकाया नहीं था, यहां तक कि अपने बेटे से भी नहीं। एक सुबह जब मैं उस इमारत के प्रवेश द्वार पर झाड़ू लगा रहा था जहां मैं रहता था, क्योंकि मुझे साफ रखना पसंद था, भले ही यह मेरा काम नहीं था, एक पड़ोसी मेरे पास आया। श्रीमती कमला, एक 85 वर्षीय महिला जो 2 दशकों से अधिक समय से अकेली रह रही थी। श्रीमान ईश्वरदास, आप हाल ही में कुछ अलग लग रहे हैं। आप अधिक शांत, अधिक सीधे लगते हैं। शायद इसलिए कि आखिरकार मैं समझ गया कि चुप्पी भी बोलती है। वह मुस्कुराई, जैसे कि वह बिल्कुल जानती थी कि मैं किस बारे में बात कर रहा था। उस बातचीत ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। कभी कभी हमें लगता है कि कोई नहीं देखता कि हमारे साथ क्या होता है, लेकिन कुछ आंखें चुपचाप देखती हैं, कुछ आंखें बिना स्पष्टीकरण के समझती हैं। और तभी मैंने कुछ तय किया। मैं इस दुनिया से बिना एक और स्पष्ट छाप छोड़े नहीं जाऊंगा, न केवल अपने लिए बल्कि मेरे जैसे अन्य बूढ़ों के लिए भी, जिन्हें चुप कराया गया है, नज़रअंदाज किया गया है, नीचा दिखाया गया है। क्योंकि हाँ, इस देश में बूढ़ा होना लगभग अदृश्य होने जैसा है, और मैं अब अदृश्य नहीं रहना चाहता था। मैं उस फाइलिंग कैबिनेट में गया जहां मैंने अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे थे और अपनी प्रॉपर्टी कंपनी के लेटरहेड के साथ एक बड़ा लिफाफा निकाला। अंदर मेरे पास एक ऐसे भूखंड के नक्शे थे जिसका मैंने वर्षों से उपयोग नहीं किया था। कानपुर के बाहरी इलाके में एक बड़ा भूखंड जिसे कई लोगों ने खरीदने की पेशकश की थी, लेकिन मैंने इसे कभी नहीं बेचना चाहा, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि मुझे इसके साथ कुछ और करना चाहिए। और अब मैं जानता था, मैं वहां एक वरिष्ठ नागरिक केंद्र बनाने जा रहा था, लेकिन कोई भी केंद्र नहीं। उन केंद्रों में से एक नहीं जहां आपको बंद कर दिया जाता है और आपकी गरिमा छीन ली जाती है। मैं एक स्वतंत्र सामुदायिक स्थान चाहता था जहां बूढ़े लोग पढ़ा सकें, बात कर सकें, पेड़ लगा सकें, साझा कर सकें, जहां अनुभव को त्यागा ना जाए बल्कि सुना जाए, जहां किसी को भी फिर से बेकार ना कहा जाए। मैंने एक पुराने वास्तुकार को फोन किया जिसके साथ मैंने पहले काम किया था। मैंने उसे अपना विचार बताया। उसने सम्मानपूर्वक सुना, बिना बाधित किए। श्रीमान ईश्वरदास, क्या आप सुनिश्चित हैं? यह एक बड़ा प्रोजेक्ट है। मेरे बेटे को अकेले पालना इससे भी बड़ा था, और मैंने बिना शिकायत किया। हमने हाथ मिलाया और 1 हफ्ते से भी कम समय में हमारे पास पहले स्केच थे। एक सामुदायिक उद्यान के साथ एक साधारण निर्माण, विशाल कमरे, एक छोटी पुस्तकालय, एक कार्यशाला क्षेत्र, एक विश्राम क्षेत्र, सब कुछ आत्मनिर्भर होने के लिए डिजाइन किया गया था, और सबसे अच्छा, गैर लाभकारी। धीरे धीरे मैंने विश्वसनीय लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। एक मुनीम, एक वकील, एक सामाजिक कार्यकर्ता, अच्छे समर्पित लोग। किसी को ठीक से पता नहीं था कि पैसा कहां से आ रहा था, और न ही वे पूछते थे। वे मेरा सम्मान करते थे, और यह काफी था। एक दोपहर जब हम शहर के एक कैफे में कागजात देख रहे थे, कोई बगल की मेज पर बैठ गया। मैंने उसे तुरंत नहीं देखा, लेकिन उसकी आवाज ने मुझे जमा दिया। पिताजी, वह जयेश था। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे उसने कोई भूत देखा हो। उसकी कमीज खुली थी, दाढ़ी बढ़ी हुई थी, आंखें थकी हुई थीं। वह घमंडी बेटा नहीं था जिसने उस बार अपने घर के कमरे में मुझ पर चिल्लाया था। नहीं, यह आदमी हारा हुआ लग रहा था। मैं चुप रहा। मैंने उसे देखा। वह भी मुझे चुपचाप देखता रहा, जैसे कुछ इंतजार कर रहा हो, लेकिन मेरे पास उसके लिए कोई शब्द नहीं थे। नहीं, इस समय हम बात कर सकते हैं। नहीं, मैं व्यस्त हूं। क्या मैं तुम्हें बाद में फोन कर सकता हूं? जो चाहो करो जयेश, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं देता। वह वहीं खड़ा रहा। यह नहीं जानता था कि क्या कहे, जैसे कोई खोया हुआ बच्चा। और फिर वह बस चला गया। मैंने उसे बुरा नहीं चाहा, न ही अच्छा। मुझे न तो नफरत महसूस हुई और न ही दया, बस दूरी, जैसे कि वह कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे मैं कभी जानता था, लेकिन अब मेरी कहानी का हिस्सा नहीं था। दिन गुजरते रहे। केंद्र का काम धीरे धीरे शुरू हुआ, लेकिन दृढ़ता से। मैं हर सुबह निरीक्षण करने जाता था। मैं जमीन के बगल में एक कुर्सी पर बैठ जाता था और राजमिस्त्री को काम करते देखता था। यह मुझे अपने युवा दिनों की याद दिलाता था। कभी कभी कोई मुझे नमक के साथ रोटी या चाय देता था। मैं जीवित, उपयोगी और सबसे बढ़कर शांतिपूर्ण महसूस करता था। एक दोपहर मुझे एक अप्रत्याशित मुलाकात मिली। वह वही शिक्षिका थी जिसने जवाहर नगर में घर खरीदा था। वह अपनी बेटियों के साथ आई थी। उसने मुझे कसकर गले लगाया। धन्यवाद श्रीमान आनंद, मुझ पर विश्वास करने के लिए धन्यवाद।
उस घर ने हमारी जिंदगी बदल दी है। मैंने उसे प्यार से देखा। मुझे और सुनने की जरूरत नहीं थी। उसकी कृतज्ञता किसी भी विरासत से बढ़कर थी। उस रात मैंने अपनी नोटबुक में लिखा, जब आप दिल से देते हैं तो जीवन आपको कई गुना लौट आता है, कभी कभी पैसे के रूप में नहीं बल्कि उद्देश्य के रूप में। और ऐसा ही हुआ, क्योंकि जहां कई लोगों ने मुझसे मुंह फेर लिया, वहीं दूसरों ने, जो मेरे खून के रिश्तेदार भी नहीं थे, मुझे प्यार दिया, मुझे जगह दी, मुझे विश्वास दिलाया। एक रविवार जब मैं अपनी पुरानी कुर्सी पर पड़ रहा था, फोन बजा। ये एक संपत्ति डीलर का फोन था। मेरी एक कर्मचारी ने मुझे बताया कि जयेश ने परिवार की संपत्ति होने का दावा करते हुए एक संपत्ति में घुसने की कोशिश की थी। उन्हें सुरक्षा गार्ड को बुलाना पड़ा। क्या आप चाहते हैं कि हम एक औपचारिक प्रतिबंध लगा दें, श्रीमान आनंद? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। उसे बस यह एहसास हो रहा है कि अब उसकी कोई जगह नहीं है। मैंने फोन रखा और आह भरी। यह गुस्सा नहीं था, यह हकीकत थी। और हालांकि दर्द हुआ, मैंने उसके साथ जीना सीख लिया था, क्योंकि कभी कभी सबसे मुश्किल बात यह स्वीकार करना होता है कि बच्चे भी जा सकते हैं और कभी वापस नहीं आ सकते। उस दिन से मेरे अंदर कुछ और ठीक हो गया। मैंने अब यह नहीं पूछा कि जयेश ने ऐसा क्यों किया, न ही मैंने दोषियों या अतीत के संकेतों को खोजने में खुद को बर्बाद किया। जब एक बच्चा अहंकार और तिरस्कार का रास्ता अपनाता है तो यह हमेशा प्राप्त प्यार की कमी के कारण नहीं होता है। कभी कभी ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसने कभी कद्र करना नहीं सीखा। मैंने सब कुछ दिया था, समय, प्रयास, जीवन, लेकिन मैंने उस परिपक्वता के साथ समझा जो केवल वर्षों से आती है कि प्यार हमेशा उस रूप में वापस नहीं आता जिसकी कोई उम्मीद करता है। और किसी को छोड़ना सीखना होता है, प्रतिशोध के लिए नहीं बल्कि गरिमा के लिए। इसलिए मैंने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामुदायिक केंद्र की परियोजना जारी रखी, जैसे कि यह मेरे जीवन का एकमात्र मिशन था, क्योंकि किसी तरह यह था। मैं जल्दी उठता था, अपनी दालचीनी वाली चाय बनाता था, अपनी टोपी पहनता था और निर्माण स्थल तक चलता था। वहां राजमिस्त्री गर्मजोशी से मेरा इंतजार करते थे, जैसे मैं टीम का एक हिस्सा हूं। मैं हर दिन उसी कुर्सी पर बैठता था, अपने नक्शे एक लकड़ी की मेज पर फैलाकर, और हर विवरण की समीक्षा करता था। केंद्र आकार ले रहा था। डाइनिंग हॉल का ढांचा पहले ही खड़ा हो चुका था, पुस्तकालय के खंभे भी, और आंगन में उस बगीचे के लिए जगह चिह्नित थी जहां, अगर भगवान ने मुझे जीवन दिया तो मैं टमाटर, प्याज और धनिया उगाना सिखाऊंगा हर उस व्यक्ति को जो सीखना चाहता था। मुझे न तो पहचान की तलाश थी और न ही अपने नाम वाली पट्टिकाओं की। मैं बस दूसरे बूढ़े लोगों को फिर से मुस्कुराते हुए देखना चाहता था। पुरुष और महिलाएं जिन्हें उनके बच्चों द्वारा छोड़ दिया गया था, समाज द्वारा अनदेखा किया गया था। मैं उन्हें एक ऐसी जगह देना चाहता था जहां उन्हें अस्तित्व के लिए अनुमति मांगने की जरूरत न पड़े। एक शुक्रवार जब मैं काम की प्रगति की समीक्षा कर रहा था, एक युवा मेरे पास आया। वह नए सहायकों में से एक था, 20 साल से ज्यादा का नहीं, पतला, शर्मीली आंखों वाला। उसने मुझे पानी की बोतल दी और कहा, श्रीमान आनंद, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? मैंने सिर हिलाया। आप ये सब क्यों करते हैं जब आप इतने बूढ़े हैं और आराम कर सकते हैं? मैं हंसा, मजाक में नहीं बल्कि उस हंसी के साथ जो तब आती है जब आपको पता होता है कि युवा अभी तक जीवन को नहीं समझते हैं। मैंने उससे कहा, क्योंकि आराम करना हार मानना नहीं है, और क्योंकि अगर किसी के पास देने के लिए कुछ है तो उसे अपनी अंतिम सांस तक देना चाहिए। युवा सोचने लगा। उसने अपनी नजरें झुका लीं और कहा, मेरे दादाजी भी ऐसे ही थे, लेकिन मेरे पिता ने उन्हें कभी नहीं चाहा। वह अकेले मर गए। मैंने उसे देखा, अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और जवाब दिया, तो उसका सम्मान करो। तू बन वह पोता जो वह देखना चाहता था। लड़का भावुक हो गया, अपनी आंखें पोंछीं और काम पर लौट आया। मैं वहीं खड़ा आकाश को देखता रहा। महसूस कर रहा था कि भले ही मेरा अपना परिवार पास न था, कुछ मेरे भीतर खिल रहा था, कुछ पवित्र, कुछ सच्चा। कुछ दिनों बाद मुझे अपने मेल बॉक्स में एक हस्तलिखित पत्र मिला। मैंने पहली ही लकीर से लिखावट पहचान ली। वह राघव का था। उसमें प्रेषक का पता नहीं था, केवल पिताजी सामने लिखा था। मैं बैठक में बैठा, सावधानी से कागज खोला, मानो मेरे हाथों में कांच हो, और पढ़ने लगा। पिताजी, मुझे नहीं पता यह पत्र कैसे शुरू करूं। जो कुछ हुआ उसके बाद आपको लिखने में शर्म आ रही है। मैं आपसे माफी नहीं मांग रहा हूं, मैं बस समझाना चाहता हूं। जब से मां गुजरी मुझे लगा कि आप दूर चले गए, कि आप बंद हो गए, कि आप पहले जैसे नहीं रहे। मैं अकेला, भ्रमित महसूस कर रहा था, और पास आने के बजाय मैं कठोर, मांग करने वाला, कड़वा हो गया। मैंने उस दिन जो कहा वह अक्षम्य है। मुझे पता है मैंने हद पार कर दी, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जानें कि तब से हर दिन मुझे पछतावा हुआ है। मैं आपको दूर से देखता हूं। मुझे पता है आप क्या कर रहे हैं। मुझे पता चला कि आपने मुझे सब कुछ से निकाल दिया है, और यह ठीक है। आप सब कुछ के लायक हैं।
मैं कुछ भी नहीं के लायक हूं। मैं बस चाहता था कि आप जानें कि मैं आपकी प्रशंसा करता हूं, कि भले ही मैंने कभी नहीं कहा, आप हमेशा मेरे नायक रहे हैं, और यदि आप कभी, चाहे कुछ भी हो, मुझसे बात करना चाहें तो मैं यहां रहूंगा। आपका बेटा राघव। मैं देर तक चुप रहा। मैं रोया नहीं, लेकिन मेरे सीने में एक ऐसी चुभन महसूस हुई जिसे मैं नाम नहीं दे पाया। मैंने पत्र का जवाब नहीं दिया, इसलिए नहीं कि मैंने द्वेष रखा था, बल्कि इसलिए कि मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं थी। वह उसका था, वह उसकी प्रक्रिया थी, और यदि कभी जीवन हमें फिर से मिलाता तो ऐसा इसलिए होता क्योंकि ऐसा होना ही था। मैं अब किसी के पीछे नहीं भागने वाला था, अब और नहीं। इस बीच केंद्र बढ़ता रहा। वह दिन आ गया जब हमने पहला दरवाजा खोला। यह रविवार की सुबह थी। हमने विभिन्न इलाकों से वरिष्ठ नागरिकों के एक छोटे समूह को आमंत्रित किया। लाठी वाले पुरुष, दुपट्टे वाली महिलाएं, कुछ व्हील चेयर में। जब उन्होंने मुख्य फाटक पार किया तो मैंने उनके चेहरे बदलते देखे। यह ऐसा था मानो वे एक आश्रय में प्रवेश कर रहे हों। आरामदायक कुर्सियां थीं, गर्म चाय, मीठा पांव, मेजों पर खुली किताबें, पृष्ठभूमि में बजता मधुर संगीत। मैंने उन्हें बैठते, बातें करते, हंसते देखा। एक ने चुटकुले सुनाने शुरू किए, दूसरे ने अपनी जेब से एक पुरानी हारमोनिका निकाली और बजाने लगा। और तब मुझे पता चला कि सब कुछ सार्थक था। हर आंसू, हर चुप्पी, हर अपमान, सब कुछ मुझे यहां तक ले आया था। उस रात घर लौटकर मैं अपनी कुर्सी पर बैठा अपनी नोटबुक निकाली और एक ही वाक्य लिखा, आज मैं फिर से पैदा हुआ। और मैंने ऐसा ही महसूस किया, क्योंकि फिर से जन्म लेना शून्य से शुरू करना नहीं है, यह सच्चाई से शुरू करना है। मुझे नहीं पता कि कल क्या होगा। मुझे नहीं पता कि राघव लौटेगा। मेरे पोते मेरे बारे में जानना चाहेंगे। जीवन मुझे कई और साल देगा या नहीं। लेकिन आज, अपने 78वें जन्मदिन पर, मुझे पता है कि मैं दुनिया से कुछ अच्छा छोड़े बिना नहीं गया, और वह कोई मुझसे नहीं छीन सकता। केंद्र के उस पहले उद्घाटन के बाद जीवन की एक अलग लय हो गई। अब मैं दुनिया में अकेला होने की भावना के साथ नहीं उठता था। अब मुझे पता था कि हर दिन कोई बातचीत, एक कहानी, एक कप चाय या बस साथ का इंतजार कर रहा था, क्योंकि कभी कभी किसी को सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत होती है वह पैसा या बड़ी चीजें नहीं होती, बल्कि देखा जाना, सुना जाना होता है। और वहां, उस केंद्र में जो मेरी उदासी की राख से पैदा हुआ था, कुछ ऐसा खिलने लगा था जो मैंने सालों से महसूस नहीं किया था। उद्देश्य। मैं अभी भी मान्यता की तलाश में नहीं था, न प्रेस में, न सोशल मीडिया में, न ही किसी और चीज में। लेकिन इलाके के लोग पहले ही बात करने लगे थे। क्या तुमने सुना नहीं, श्रीमान रघुवीर ने क्या किया? कहते हैं उन्होंने सब कुछ अपने पैसे से बनवाया। इतना चुपचाप रहते थे और इतना अच्छा काम कर रहे हैं। ये वाक्य मेरे कानों तक पहुंचते थे, और भले ही मैंने कुछ नहीं कहा, अंदर से मुझे मजबूती महसूस होती थी। गर्व नहीं, बल्कि पूर्णता, क्योंकि जो सच्चा होता है उसे डींग मारने की जरूरत नहीं होती। एक बुधवार दोपहर, जब मैं बुजुर्ग महिलाओं के लिए एक पेंटिंग कार्यशाला की देखरेख कर रहा था, एक लंबा आदमी, चश्मा लगाए, अच्छी तरह से कपड़े पहने, मेरे पास आया। उसने खुद को एक स्थानीय मीडिया का पत्रकार बताया। उसने मुझे बताया कि उसने केंद्र के बारे में सुना है और वह एक रिपोर्ट, एक साक्षात्कार, हम जो कर रहे थे उसे फैलाने के लिए कुछ करना चाहता था। मैंने उसे विनम्रता से जवाब दिया, देखिए जवान आदमी, मैंने यह इसलिए नहीं किया कि मुझे किसी अखबार में छापा जाए, लेकिन अगर आपकी रिपोर्ट से अन्य बुजुर्गों को यह जानने में मदद मिलेगी कि उनके लिए यहाँ एक जगह है, तो इसे करें। लेकिन मेरा नाम केवल तभी डालें जब आवश्यक हो, क्योंकि महत्वपूर्ण यह नहीं कि किसने किया, बल्कि किसके लिए किया गया। उसने मुस्कुराया और मुझसे हाथ मिलाया। 2 दिन बाद केंद्र की एक छोटी सी रिपोर्ट एक तस्वीर के साथ निकली, मेरी तस्वीर के बिना। अंत में केवल मेरा नाम था, और मुझे अंदाजा भी नहीं था कि इसका क्या असर होगा। अगले हफ्तों में दर्जनों नए लोग आए, अन्य मोहल्लों से बुजुर्ग, गरीब इलाकों से, वे महिलाएं जो ऐसे आश्रमों से आई थीं जहां उनके साथ पुराने कपड़े जैसा व्यवहार किया जाता था। कुछ अंदर आते ही रोने लगीं। उनमें से एक, श्रीमती विमला, ने मुझे कसकर गले लगाया और कहा, श्रीमान रघुवीर, मुझे लगा कि मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा है, लेकिन यह जगह ने मेरी आत्मा को सुकून दिया, और मैं निःशब्द रह गया, क्योंकि इससे बड़ी खुशी नहीं कि आपके दर्द ने दूसरों के जख्म भरे हों। एक शनिवार सुबह, जब हम भोजन कक्ष में नई कुर्सियां लगा रहे थे, दरवाजे पर कोई ऐसा आया जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। वह मेरा बड़ा पोता था। वह लगभग 15 साल का हो चुका था, लंबा, पतला, और उसकी आंखों में वही चमक थी जो उसके पिता की उस उम्र में थी। उसकी आंखें मुझे ढूंढ रही थीं, और जब उसने मुझे देखा तो उसने शर्माते हुए मुस्कुराया। वह मेरे पास आया और चुपचाप खड़ा हो गया। मैंने अपना काम छोड़कर उसे देखा। मैंने उसे कई महीनों से नहीं देखा था। उस दिन बैठक में,
जब उसके पिता ने मुझे वो अनकही बातें कही थीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसे गले लगाऊं या कुछ कहूं, लेकिन उसने पहले बात की। दादाजी, क्या मैं थोड़ी देर आपके साथ रह सकता हूं? मैंने हाँ में सिर हिलाया। मैंने उसे एक कुर्सी दी और वह मेरे बगल में बैठ गया। हमने ज्यादा बात नहीं की। वह बस मुझे काम करते हुए देखता रहा। कभी कभी वह मुझसे औजारों, सामानों और दीवार कैसे बनाई जाती है के बारे में सवाल पूछता और मैं उसे धैर्य से जवाब देता, जैसा मैंने कभी उसके पिता को दिया था। दिन के आखिर में जाने से पहले उसने कहा, पापा को नहीं पता कि मैं आया हूं, लेकिन मैं आपसे मिलना चाहता था क्योंकि माँ ने हमें बताया कि आप क्या कर रहे हैं और मैं देखना चाहता था कि यह सच है। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और पूछा, और तुम्हारा क्या विचार है? उसने मुझे गले लगा लिया और फुसफुसाया, मुझे आप पर गर्व है दादाजी। और बस यही था। इससे ज्यादा की जरूरत नहीं थी, क्योंकि कभी कभी एक अकेला वाक्य हजारों घावों को भर देता है। उस रात मैं सो नहीं पाया। मैंने जयेश के बारे में सोचा कि कैसे वह लड़का जिसे मैंने जन्म के समय इतनी खुशी से गले लगाया था, एक ठंडा अहंकारी आदमी बन गया। और मैंने यह भी सोचा कि शायद समय के साथ जिंदगी उसे वह सिखा देगी जो मैं अब उसे नहीं सिखा सकता, क्योंकि एक ऐसा मोड़ आता है जब इंसान और पाठ पढ़ाने के लिए नहीं होता, बल्कि शांति से जीने के लिए होता है। और अगर किसी दिन वह वापस आना चाहता तो उसे विनम्रता से आना पड़ता, पश्चाताप से नहीं। इस बीच केंद्र लगातार बढ़ता रहा। हर दिन और लोग आते और कार्यशालाएं खुलती और गर्म भोजन परोसा जाता। पढ़ने, गाने और बुनाई के समूह बनते। बगीचे में अब हरे टमाटर, गेंदे के फूल और यहां तक कि औषधीय पौधों का एक छोटा सा क्षेत्र भी था। लोग जल्दी आते थे। कुछ अपनी कहानियां आंखों में लिए आते, कुछ निशान लिए आते, लेकिन सभी को एक कोना मिल जाता जहां वे जीवित महसूस कर सकें। और फिर कुछ अप्रत्याशित हुआ। शहर की एक संस्था हमें देखने आई। उन्हें अखबार में छपी खबर से केंद्र के बारे में पता चला था। वे सामग्री, स्वयं सेवकों और यहां तक कि मुफ्त परामर्श देने वाले डॉक्टरों के साथ हमारा समर्थन करना चाहते थे। उन्होंने मुझे गठबंधन का प्रस्ताव दिया। उन्होंने मुझे आंकड़े, प्रस्ताव और सांख्यिकी दिखाए, और जब वे बात कर रहे थे मैं उन्हें ध्यान से सुन रहा था। अंत में मैंने उनसे कहा, मुझे इसे एक व्यवसाय में बदलने की जरूरत नहीं है। अगर आप समर्थन करना चाहते हैं तो दिल से करें। यहां कोई मालिक नहीं है, यहां हम सब एक हैं। अगर आप इसका सम्मान करते हैं तो आपका स्वागत है। और उन्होंने स्वीकार कर लिया, क्योंकि जब सच्चाई स्पष्ट होती है तो उसे बचाव की जरूरत नहीं होती। उस रात केंद्र का आखिरी दरवाजा बंद करते हुए मैं कुछ देर आकाश को देखता रहा। पूनम का चांद नई रंगी हुई छत पर चमक रहा था और मैंने सोचा, शायद अगर मेरी पत्नी मुझे कहीं से देख रही है तो वह मुस्कुरा रही होगी। और यही काफी था, क्योंकि मैं जो कुछ भी कर रहा था वह अब भी उसके दिल में रखकर कर रहा था। मेरे पोते की यात्रा के कुछ हफ्ते बाद बीत गए और मुझे जयेश की कोई खबर नहीं मिली। कोई संदेश नहीं, कोई पत्र नहीं, कोई संकेत नहीं। और सच कहूं तो मुझे इसकी उम्मीद भी नहीं थी। मुझे इसकी जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि मेरे अंदर कुछ पहले ही बंद हो चुका था, एक पुराने घाव की तरह जिससे खून बहना बंद हो गया था। इसलिए नहीं कि वह पूरी तरह से ठीक हो गया था, बल्कि इसलिए कि आपने निशान के साथ जीना सीख लिया था। मैं अब भी केंद्र पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, जिसका अब नाम था दादी नानी का घर। एक साधारण नाम, लेकिन सच्चाई से भरा, क्योंकि यही एक घर था, एक ऐसी जगह जहां बूढ़े बोझ या बाधा या परेशानी नहीं थे, जहां हर झुर्री एक कहानी बताती थी और हर धीमे कदम की अपनी गरिमा थी। गतिविधियां बढ़ती जा रही थीं। महिलाओं के एक समूह ने पारंपरिक खाना पकाने की कक्षा का आयोजन किया और पुरुषों के एक अन्य समूह ने पुराने फर्नीचर को बहाल करना शुरू किया। जब भी मैं वहां से गुजरता तो उन्हें हंसते हुए, व्यंजनों पर बहस करते हुए, ऐसे शिल्पों के रहस्य साझा करते हुए सुनता जो अब शायद ही किसी को याद हो। एक दिन दादाजी में से एक, श्रीकांत जी ने मुझसे एक कुर्सी को रेतते हुए कहा, एजेल, यहां मुझे फिर से उपयोगी महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे आपने मुझे वे साल लौटा दिए हैं जो मैं पहले ही खो चुका था। और वे शब्द मेरी आत्मा में उतर गए, क्योंकि यह सारा प्रयास, हर ईंट, हर निवेश किया गया पैसा सार्थक था अगर मैं किसी को अपनेपन की भावना लौटा सका। लेकिन सब कुछ शांत नहीं था। एक सुबह जब मैं केंद्र के पीछे के आंगन में कॉफी पी रहा था, मुझे फोन आया। ये श्री महेश थे, मेरे वकील। उनकी आवाज तनावपूर्ण थी। उन्होंने कहा, हमें मिलना होगा, ये जयेश के बारे में है। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई, लेकिन मैंने पूछा नहीं। मैंने उनसे कहा कि मैं दोपहर में उनके कार्यालय आऊंगा। जब मैं पहुंचा तो उन्होंने दस्तावेजों के साथ एक फोल्डर तैयार रखा था। उन्होंने उसे मेज पर खोला और मुझे समझाना शुरू किया। आपका बेटा कर्ज में डूबा हुआ है।
उसके पास लंबित कुर्की बिना भुगतान किए गए बिल हैं और अब हताश होकर उसने एक बड़ा अरंट लेने के लिए आपके नाम का उपयोग करने की कोशिश की है। पर हमने सब समय पर बंद कर दिया, इसलिए उसे अस्वीकार कर दिया गया। मैं चुपचाप कागजों को देखता रहा, हैरानी से नहीं बल्कि पुष्टि से। मुझे पहले से ही पता था कि जयदेव ऐसा कर सकता है। मुझे बस यही हैरानी थी कि वह कितनी दूर तक चला गया था। और अब वह क्या करना चाहता है, मैंने पूछा। वह कह रहा है कि आपने उसका हक छीन लिया, उसे कुछ भी नहीं छोड़ा। और आपने उसे क्या जवाब दिया? जो इज्जत से नहीं कमाया जाता वह चिल्लाकर नहीं मांगा जाता। इस वाक्य ने मुझे मुस्कुरा दिया। श्रीमान मनोज एक न्यायप्रिय व्यक्ति थे और यह जानकर कि मेरा कोई ऐसा साथ देता है, मुझे शांति मिली। मैं हाथ में फाइल लिए दफ्तर से निकला और शहर के भीड़भाड़ वाले इलाके की सड़कों पर चलते हुए मैंने एक युवा जोड़े को देखा जो एक बच्चे की गाड़ी धकेल रहे थे। वे दुकानों की खिड़कियों को देखने के लिए रुकते थे, धीरे से हंसते थे, एक दूसरे का हाथ पकड़े थे। और मैंने तारा और अपने बारे में सोचा जब हम जवान थे, जब हम अपने घर एक संयुक्त परिवार का सपना देखते थे। मुझे याद आया कि कैसे मैंने पहली बार जयदेव को अपनी कांपती हुई बाहों में उठाया था उस सुबह अस्पताल में जब नर्सों ने उसे मेरे पास दिया था। मैंने कैसे शपथ ली थी कि उसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, और मैंने उसे निभाया। उसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। जो मैंने कभी नहीं सोचा था वह यह था कि किसी दिन वह मुझे एक बाधा के रूप में देखेगा, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसे गायब हो जाना चाहिए। मैं बाद में शहर के केंद्र में वापस आया और उस उदासी को दूर करने की कोशिश की। मैं दूसरों के साथ बैठकर कहानियां सुनने लगा। एक महिला बता रही थी कि उसने कैसे अपनी दादी के साथ उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में कशीदाकारी सीखी थी। दूसरा एक संगीतकार के रूप में अपने समय की बात कर रहा था। और धीरे धीरे दर्द कम होता गया, क्योंकि एक स्वस्थ समुदाय यही करता है, आपको पता भी नहीं चलता। किसी भी रविवार जब हम दादा दादी दिवस के लिए एक कार्यक्रम की तैयारी कर रहे थे, केंद्र की घंटी बजी। मैंने मुख्य दरवाज़ा खोला और वहां जयदेव खड़ा था, बस अपने मुरझाए कपड़ों के साथ, धंसी हुई आंखों और हाथ में एक लिफाफा लिए। उसने मुझे घूर कर देखा। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, थकान थी, एक गहरी थकान, जैसे किसी के पास अब कोई बहाना नहीं बचा हो। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने मुझे लिफाफा बढ़ाया, मैंने उसे बिना खोले ले लिया। उसने मुझे फिर से देखा और बस चला गया, बिना कुछ कहे, बिना माफ़ी मांगे, बिना शिकायत किए, बिना रोए बस चला गया। मैंने लिफाफा खोलने के लिए अपने दफ्तर में अकेला होने का इंतजार किया। अंदर एक छोटा सा पत्र था। लिखा था, पिताजी, मैंने सब कुछ खो दिया, पैसा, नौकरी, परिवार, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि जो एकमात्र चीज़ मैंने वास्तव में खोई थी वह आप थे। मैं रोया नहीं, मेरे पास अब इसके लिए आंसू नहीं थे। मैंने बस अपनी आंखें बंद कर लीं, गहरी सांस ली और हार न मानने के लिए धन्यवाद दिया। क्योंकि अगर मैंने हार मान ली होती जब उसने मुझे बेकार बूढ़ा कहा था तो मैं आज खड़ा नहीं होता। मैंने वह आश्रय नहीं बनाया होता। मैं उन पुरुषों और महिलाओं से नहीं मिला होता जिन्होंने मुझे फिर से उम्मीद दी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं खुद से फिर से नहीं मिला होता। उस रात सोने से पहले मैं अपने अपार्टमेंट की बालकनी में गया। हवा ताज़ी थी, शहर की रोशनी दूर से टिमटिमा रही थी और एक अकेला तारा सबसे ऊपर चमक रहा था। मैंने आकाश की ओर देखा और फुसफुसाया, धन्यवाद तारा, मुझे गिरने न देने के लिए। क्योंकि हाँ, कभी कभी व्यक्ति उन लोगों से बात करता है जो चले गए हैं और महसूस करता है कि किसी न किसी तरह से वे अभी भी सुनते हैं। उस अंतिम पत्र के बाद जयदेव फिर कभी दिखाई नहीं दिया। न कोई फ़ोन कॉल, न कोई संदेश, न ही उस कैफे में उस बार की तरह कोई शांत मुलाकात। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आकृति गायब हो गई हो, जैसे वह अपनी ही हार में घुल गया हो। लेकिन मैं इसे नफरत से नहीं कहता, मैं इसे उस शांति से कहता हूं जिसने समझा कि कुछ लोग तभी लौटते हैं जब उन्हें कुछ चाहिए होता है, और जब कुछ भी निकालने को नहीं होता तो वे बस गायब हो जाते हैं। और हालांकि मुझे दुख हुआ, हालांकि उसकी रक्त मेरी नसों में बह रही थी, मैंने इसे स्वीकार कर लिया था कि सभी संबंध शाश्वत नहीं होते, कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें व्यक्ति को खुद को बचाने के लिए छोड़ना पड़ता है। जो मुझे स्पष्ट हुआ वह यह था कि मैं कभी भी किसी को मेरे मूल्य को परिभाषित नहीं करने दूंगा। इस बीच दादा दादी का घर अब पूरे शहर में एक जानी मानी जगह बन गया था। लोग दूर की बस्तियों से आते थे। कुछ लोग सिर्फ एक कप कॉफी और बातचीत साझा करने के लिए 2 बसें बदलते थे। और सभी, बिल्कुल सभी, एक कहानी लेकर आते थे। कुछ त्याग की थीं, कुछ संघर्ष की, कई नुकसान की, लेकिन सभी बिना किसी अपवाद के बहादुर थीं। क्योंकि इतने साल जीना कोई छोटी बात नहीं है। क्योंकि तब भी टिके रहना जब कोई आपको नहीं बुलाता, जब फ़ोन नहीं बजता, जब बच्चे जन्मदिन पर भी नहीं दिखते। ये साहस का एक मौन कार्य है जिसे लगभग कोई नहीं पहचानता।
एक सोमवार की सुबह जब मैं बगीचे में पानी दे रहा था तो मेरी मुलाकात श्रीमान अभय से हुई, जो समूह के सबसे शांत वृद्धों में से एक थे। वह लगभग कभी नहीं बोलते थे, लेकिन उस दिन उन्होंने सीधे मेरी आंखों में देखा और कहा, धन्यवाद ईशांत, क्योंकि यहां मुझे फिर से मेरे नाम से बुलाया गया। मेरे घर में कोई भी मेरा नाम याद नहीं रखता। वे मुझे बूढ़ा कहते हैं, अगर वे कुछ कहते भी हैं। मैं जम गया। मैं नहीं जानता था कि क्या जवाब दूं। मैंने बस उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, यहां आप कोई बूढ़े नहीं हैं, यहां आप श्रीमान अभय हैं और आपकी आवाज का महत्व है। उन्होंने नम आंखों से सहमति व्यक्त की और उस क्षण ने मुझे एक गहरी छाप छोड़ दी, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि हम शरीर नहीं, नाम, यादें, पहचान बचा रहे थे। कुछ ही दिनों में एक महिला मुझसे मिलने आई। उसका नाम था मीना। वह लगभग 50 वर्ष की रही होगी। अच्छे कपड़े पहने हुए, बाल बंधे हुए, चेहरा थका हुआ पर गरिमापूर्ण। उसने खुद को अविनाश की पूर्व पत्नी के रूप में पेश किया। मैं हैरान नहीं हुआ, उसकी उपस्थिति से नहीं, बल्कि इसलिए कि मैंने उससे कभी दूर की पारिवारिक बैठकों को छोड़कर बात नहीं की थी। उसने कहा कि उसे मुझसे अकेले में बात करनी है। मैं उसे अपने शहर के कार्यालय ले गया और हम आमने सामने बैठ गए। उसने मुझे ईमानदारी से देखा और सीधे बोली, मैं अविनाश की बुराई करने नहीं आई, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं क्योंकि आप जो कर रहे हैं उसने मेरे बच्चों को बचाया है। जब से वे आपसे मिलने आए वे बदल गए हैं। उन्होंने आपके बारे में पूछना शुरू कर दिया, अधिक सम्मान से बात करने लगे, घर के कामों में मदद करने लगे, दूसरी चीजों को महत्व देने लगे। उसकी आवाज भर्रा गई। अविनाश बहुत मुश्किल में है बाबूजी। यह उसे सही नहीं ठहराता, लेकिन यह सच है। उसने अपनी नौकरी खो दी है, एक धर्मशाला में रहता है और बच्चों से मुश्किल से मिल पाता है। और इन सब के बावजूद वे उसे अभी भी प्यार करते हैं और वे केवल आपसे फिर से मिलना चाहते हैं। मैंने उसे चुपचाप देखा। मुझे भावनाओं का एक मिश्रण महसूस हुआ जिसे समझाना मुश्किल था। एक तरफ मेरे अंदर का पुराना घाव अभी भी कहना चाहता था, बहुत देर हो चुकी है हो, लेकिन दूसरा, जो इस जगह पर फिर से जीवित हो गया था, समझता था कि जीवन हमेशा घूमता रहता है और कभी कभी सच्चा प्यार भूलने में नहीं होता है, बल्कि दूरी को सम्मान के साथ बनाए रखने में होता है। मैंने उससे कहा, मीना, मेरे पोते पोतियों के लिए यहां हमेशा एक जगह रहेगी, हमेशा, जब तक मैं सांस ले रहा हूं। लेकिन अविनाश, उसे अपना रास्ता खुद खोजना होगा। उसने सिर हिलाया, बहस नहीं की, विनती नहीं की। वह बस उठी, एक संक्षिप्त गले लगाकर मुझे धन्यवाद दिया और चली गई। उस दिन मैं केंद्र में सामान्य से अधिक समय तक रुका रहा। मैं आंगन में एक बेंच पर बैठा था, उस गुलमोहर की छाया में जिसे हमने हाल ही में लगाया था। मैं दूसरे दादा दादी की हंसी, धीमी कदमों की आहट, लंबी बातचीत की गूंज सुन रहा था और मैंने सोचा कि हमने क्या हासिल किया है, कैसे, बिना खोजे। यह जगह मेरा परिवार बन गई थी, एक अलग परिवार, बिना किसी उपनाम के, बिना विरासत के, बिना किसी दायित्व के। एक परिवार जो कोमलता और साझा दर्द से बना था। उस रात जब मैं घर पहुंचा, मैंने अपनी नोटबुक खोली और एक ही वाक्य लिखा, जो गरिमा के साथ जीना सीख लेता है वह उन लोगों के प्यार पर निर्भर नहीं रहता जो उसे देख नहीं पाए। और मैंने इसे अपनी आत्मा के पूरे वजन के साथ महसूस किया, क्योंकि इतने सालों की चुप्पी, गलत समझे गए सम्मान, मजाक के रूप में छिपी हुई अपमान के बाद मैंने आखिरकार खुद को पा लिया था और मुझे पसंद था कि मैं कौन था। अगले हफ्ते हमने केंद्र की पहली वर्षगांठ मनाई। मैंने कोई औपचारिक निमंत्रण नहीं भेजा, बस उन लोगों में बात फैलाई जो नियमित रूप से आते थे। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ, उस दिन 100 से अधिक लोग आए। कुछ लोग घर के बने केक लाए, कुछ बाजार से फूल लाए, कुछ सिर्फ अपनी उपस्थिति और अपनी कहानियां लाए। हमने आंगन में एक साधारण पूजा की। हमने उन लोगों की पुरानी तस्वीरें टांगी जो अब नहीं थे। हमने अपने बचपन के गाने गाए और वहीं उन कांपती हुई आवाजों के बीच मैंने अपने पोते पोतियों को अकेले आते देखा, बिना बताए। वे आत्मविश्वास से चल रहे थे, हाथों में एक लिपटा हुआ डिब्बा लिए हुए। उन्होंने मुझे भीड़ में खोजा और जब उन्होंने मुझे पाया तो उन्होंने मुझे ऐसे गले लगाया जैसे उन्होंने एक रेगिस्तान पार किया हो। दादाजी, यह आपके लिए है। मैंने डिब्बा खोला। अंदर हमारी तस्वीरों के साथ एक हस्तनिर्मित नोटबुक थी। उन्होंने मुझे जो पत्र लिखे थे जब वे बच्चे थे तब के चित्र थे। मैं बोल नहीं पाया, बस मैंने उन्हें गले लगाया और वे समझ गए, क्योंकि कुछ हाव भाव किसी भी शब्द से अधिक कहते हैं। क्योंकि हालांकि मुझे अब कुछ भी उम्मीद नहीं थी, जीवन ने मेरे लिए अभी भी कुछ बचा रखा था। उस वर्षगांठ के बाद केंद्र के माहौल में कुछ बदल गया। यह कोई दृश्यमान परिवर्तन नहीं था और न ही कुछ ऐसा जिसे उंगली से दिखाया जा सके, लेकिन यह ऐसा महसूस हुआ
जैसे एक लंबी सूखे के बाद बारिश होती है और अचानक हवा अलग महकती है, जैसे सब कुछ गहरी सांस ले रहा हो। शायद मैं था, शायद वे थे, या शायद हम सभी महसूस कर रहे थे कि वह जगह जो चुप्पी और अपमान से पैदा हुई थी, अब उन लोगों के लिए एक पवित्र आश्रय बन गई थी जो सालों, यादों और घावों को अपने कंधों पर लिए हुए थे। अब कोई नहीं पूछता था कि केंद्र किसने बनाया था। यह भी महत्वपूर्ण नहीं था कि इसे कौन चलाता था, क्योंकि हम सभी इसे अपना महसूस करते थे। हर ईंट, बगीचे का हर पौधा, हर हाथ से रंगी बेंच में इतिहास का एक टुकड़ा चिपका हुआ था। और हालांकि मैं ही था जिसने सब कुछ खड़ा किया था, मुझे अब मालिक महसूस नहीं होता था। मुझे बाकी लोगों की तरह हिस्सा महसूस होता था। मेरे पोते पोतियों ने अक्सर आना शुरू कर दिया। वे मुझे सप्ताहांत में खोजते थे, कॉफ़ी परोसने में मदद करते थे, छोटी गतिविधियां आयोजित करते थे, उन दादा दादी को जोर से किताबें पढ़ते थे जो अब ठीक से नहीं देख पाते थे। यह देखना अच्छा था कि वे बिना किसी के कहे कैसे शामिल हो रहे थे। किसी ने उन्हें मजबूर नहीं किया, वे इसलिए आए क्योंकि वे चाहते थे। और यह मेरे जैसे एक बूढ़े व्यक्ति के लिए, जिसे अपने खून से अब कुछ भी उम्मीद नहीं थी, स्वर्ग से एक उपहार जैसा था। एक दिन सबसे छोटे वाले, जो सिर्फ 10 साल का था, ने मुझसे कहा, दादाजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूं, लेकिन बच्चों के लिए। मैंने उसे देखा, उसके बाल सहलाए और कहा, तो फिर बड़ों का सम्मान करना शुरू करो मेरे बच्चे, क्योंकि जो अतीत का सम्मान नहीं करता वह भविष्य का निर्माण करना नहीं जानता। उसने मुझे देखकर मुस्कुराया और कसकर गले लगा लिया। वह आलिंगन मुझे पूरे हफ्ते सहारा देता रहा। एक बुधवार दोपहर मुझे एक चिट्ठी मिली। इस बार वह राघव से नहीं, बल्कि नगर निगम से थी। वे केंद्र के काम को मान्यता देना चाहते थे। मुझे एक पदक, एक सार्वजनिक सम्मान और प्रेस के साथ एक कार्यक्रम की पेशकश कर रहे थे। मैंने इसे कई बार पढ़ा, अहंकार से नहीं बल्कि अविश्वास से, क्योंकि मैंने कभी तालियां नहीं चाही थीं। यह सब एक घाव से पैदा हुआ था और मुझे दर्द से बचने के लिए खुद को पदक से नवाजना उचित नहीं लगा। मैं उसी शाम केंद्र गया और उस समय मौजूद सभी बुजुर्गों को इकट्ठा किया। मैंने उन्हें चिट्ठी जोर से पढ़कर सुनाई, बिना किसी भावना के, सिर्फ जानकारी के तौर पर, और फिर उनसे पूछा, मैं क्या करूं? क्या मैं इसे स्वीकार करूं? उनमें से एक, दादाजी लखन, अपनी कुर्सी से उठने के लिए संघर्ष करते हुए बोले, स्वीकार करो विक्रम, लेकिन अपने लिए नहीं, हम सबके लिए स्वीकार करो, क्योंकि यह पदक तुम्हारा नहीं है। यह उस हर व्यक्ति का है जो इस द्वार से गुजरा और फिर से जीवंत महसूस किया। और उसी पल मैं समझ गया कि मुझे यह करना होगा, गर्व के लिए नहीं, बल्कि सभी की कहानियों के सम्मान के लिए। कार्यक्रम एक सार्वजनिक चौक पर आयोजित किया गया। प्रेस थी, कैमरे थे, कुर्सियां कतार में लगी थीं, एक साधारण मंच था। मुझे एक प्रमाण पत्र, एक तांबे का पदक और फूलों का एक गुलदस्ता दिया गया, जो मैंने तुरंत दर्शकों में से एक महिला को दे दिया। मैंने एक छोटा भाषण दिया। मैंने इसे लिखा नहीं था, मैंने इसे वैसे ही कहा जैसे मैं हमेशा दिल से बोलता हूं। मैंने उनसे कहा, इसके लिए धन्यवाद, लेकिन यह मुझे मत दो। इसे उन हर बुजुर्ग को दो जिन्हें आपने फुटपाथों पर, अस्पतालों की कतारों में, बसों में अनदेखा किया है। इसे उस दादाजी को दो जो अपनी गली के कोने पर अकेले रहते हैं। उस दादी जी को दो जो अपने पोते पोतियों की देखभाल करती हैं बिना किसी की कृतज्ञता के। मैंने वही किया जो मुझे करना था, क्योंकि बूढ़ा होना कोई अभिशाप नहीं है, यह एक सौभाग्य है। और जो इसे नहीं समझते हैं वे इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने जीना नहीं सीखा है। जब मैं रुका तो कोई अत्यधिक तालियां नहीं बजीं, बस एक लंबी चुप्पी और सुनने वालों की आंखों में कुछ विवेकपूर्ण आंसू थे, और वह मेरे लिए काफी था। कुछ दिनों बाद केंद्र में हमने एक नई गतिविधि शुरू की, एक पत्र कार्यशाला। हमने सभी बुजुर्गों को कागज और कलम दिए और उनसे कहा कि वे जो चाहें लिखें, किसी ऐसे व्यक्ति को जो अब नहीं था, एक अनुपस्थित बेटे को, एक साथी को जिसे वे याद करते थे, अपने आप को जब वे युवा थे। और जो सामने आया वह शक्तिशाली था। दर्द से भरे पत्र, कृतज्ञता से, क्रोध से, कोमलता से। एक महिला ने अपने कुत्ते को एक पत्र लिखा जो 10 साल पहले मर गया था। दूसरे ने उस पिता को लिखा जिसने उसे छोड़ दिया था। और मैंने अपने आप को एक पत्र लिखा। मैं अपनी हमेशा की नोटबुक के साथ कार्यालय में बैठ गया और शुरू किया। प्रिय विक्रम, मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं, मुझे इतनी बार चुप कराने के लिए, जब तुम टूटे हुए थे तब ठीक होने का दिखावा करने के लिए, जब तुम्हें बेकार कहा गया तब आवाज न उठाने के लिए। लेकिन मैं तुम्हें धन्यवाद भी देना चाहता हूं। हार न मानने के लिए धन्यवाद, दर्द को आश्रय में बदलने के लिए धन्यवाद, अपने हाथों से एक घर बनाने के लिए धन्यवाद, जारी रखने के लिए धन्यवाद, तब भी जब कोई तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा था। मैंने कांपते हाथों से नोटबुक बंद कर दी और महसूस किया कि मैं आखिरकार अपने आप से सुलह कर चुका था। एक शुक्रवार शाम,
जब हम केंद्र की खिड़कियां बंद कर रहे थे, दादाजी राजेश मेरे पास आए। वही शांत व्यक्ति जो अब उस जगह के स्तंभों में से एक था। उन्होंने मुझसे कहा, विक्रम, क्या तुम्हें पता है कि मुझे यहां आकर क्या खुशी मिलती है? कि यहां हमें मजबूत होने का दिखावा नहीं करना पड़ता है। यहां हम कह सकते हैं कि हम थके हुए हैं, कि हमें दर्द होता है, कि हम याद करते हैं और कोई हमें जज नहीं करता, बस हमारी बात सुनते हैं। मैंने बिना कुछ कहे उन्हें गले लगा लिया, क्योंकि वे सही थे, क्योंकि यही हमें सबसे ज्यादा चाहिए था। कमजोर होने के लिए एक जगह, बिना डर के, बिना शर्म के। एक जगह जहां बूढ़ा होने का मतलब अदृश्य होना ना हो। उस रात सोने से पहले मैं अपनी पसंदीदा कुर्सी पर बैठा, वह जिसे मैंने राजमिस्त्री के रूप में अपनी पहली तनख्वाह से खरीदा था, और चारों ओर देखा। दीवारों पर पोते पोतियों की तस्वीरें थीं, लेकिन केंद्र के बुजुर्गों द्वारा बनाए गए चित्र भी थे। दोपहर में मैंने जो कॉफी बनाई थी, उसकी दालचीनी की सुगंध अभी भी हवा में तैर रही थी। बाहर शहर की रोशनी टिमटिमा रही थी और मेरे भीतर एक शांति थी जिसे मैंने कभी नहीं जाना था, क्योंकि मैं अब वह विक्रम नहीं था जो यह सोचता था कि उसने एक पिता के रूप में क्या गलत किया था। अब मैं वह विक्रम था जो जानता था कि उसने एक इंसान के रूप में क्या अच्छा किया था। कुछ दिन पहले जब मैं केंद्र के बगीचे में पौधों को पानी दे रहा था, तो एक लगभग 7 साल की बच्ची मेरे पास आई। वह अपनी दादी के साथ आई थी। उसके 2 लंबी चोटियां थीं और हाथ में एक कागज का फूल था। उसने मुझे बिना किसी डर के देखा, उन आंखों से जो अभी तक बुराई को नहीं जानती हैं, और मुझसे पूछा, क्या आप ही हैं जिन्होंने यह जगह बनाई है? मैं धीरे से नीचे झुक गया, उसकी आंखों में देखा और कहा, नहीं छोटी, यह जगह तुम्हारी दादी जैसे कई बुजुर्गों के प्यार ने बनाई है। वह मुस्कुराई, मुझे फूल दिया और अपनी दादी के पास वापस भाग गई, और मैं वहां उस कागज के टुकड़े को अपने कांपते हाथों में पकड़े हुए खड़ा रहा, भीतर से कांपता हुआ, यह समझते हुए कि शायद मैंने जीवन में जो सबसे ज्यादा बनाया था वह घर नहीं थे, न अनुबंध, न विलेख, बल्कि गरिमा का एक नया रूप था। केंद्र अब उससे कहीं अधिक बड़ा है, जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हर दिन कार्यशालाएं होती हैं, संगीत होता है, नृत्य है, प्रार्थनाएं हैं, और ऐसा मौन है जो बोझ नहीं लगता। स्वयंसेवक बढ़ते जाते हैं, समुदाय की सांसें बदली बदली सी हैं। यहां तक कि वे युवा जो कभी बुजुर्गों को बोझ समझते थे, अब सम्मान से आते हैं, कुछ मदद करने आते हैं, दूसरे सिर्फ सुनने, और इसका कोई मोल नहीं, क्योंकि जीवन में इंसान बहुत कुछ खो सकता है, धन, परिवार, स्वास्थ्य, लेकिन अगर आपसे सुनने का अवसर छीन लिया जाए तो आप अपनी आत्मा खो देते हैं। इस घर में कोई अदृश्य नहीं है, और यही मुझे सबसे ज्यादा गर्व महसूस कराता है। मुझे नहीं पता कि मेरे पास कितना समय बचा है, कोई नहीं जानता, लेकिन हर सुबह जब मैं जागता हूं, मैं अपनी चाय धीरे धीरे पीता हूं, गहरी सांस लेता हूं और कृतज्ञ होता हूं। कृतज्ञ हूं कि मैंने तब हार नहीं मानी जब मुझे बेकार बूढ़ा कहा गया। कृतज्ञ हूं कि मैंने नफरत से जवाब नहीं दिया, कि मैंने चुपचाप काम करने का रास्ता चुना, क्योंकि अगर मैंने इस जीवन में कुछ सीखा है तो वह यह है कि सच्ची शक्ति उस मौन में है जो निर्माण करता है, न कि उस चीख में जो नष्ट करती है। और हालांकि कभी कभी मैं थका हुआ महसूस करता हूं, हालांकि ऐसे दिन होते हैं जब शरीर दर्द करता है और पीठ चरमराती है, मेरे साथियों के चेहरे देखना ही काफी है यह याद रखने के लिए कि मैं यहां क्यों हूं। जयंत नहीं लौटा। उस चिट्ठी के बाद मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। मेरे पोते इसके विपरीत अब लगभग हर सप्ताहांत आते हैं। वे मुझे पानी देने, व्यवस्थित करने, रंगने में मदद करते हैं। उनमें से एक ने ड्रिल का उपयोग करना सीख लिया है, दूसरा चित्र बनाता है जिसे हम फिर केंद्र के मुख्य दीवार पर चिपकाते हैं। वे मुझसे अतीत की कहानियां पूछते हैं, ध्यान से सुनते हैं, और कभी कभी बिना कहे मुझे पता होता है कि वे स्कूल में जो कुछ भी सीखे उससे कहीं ज्यादा सीख रहे हैं, क्योंकि उदाहरण से बेहतर कोई गुरु नहीं है और साझा स्मृति से बेहतर कोई विरासत नहीं है। वे शायद पूरी तरह से नहीं समझते कि उनके पिता और मेरे बीच क्या हुआ, लेकिन वे देखते हैं, महसूस करते हैं, और मैं बस उम्मीद करता हूं कि जब वे बड़े होंगे तो वे अलग पुरुष बनेंगे, ऐसे पुरुष जो गलतियां नहीं दोहराएंगे, जो पीठ नहीं मोड़ेंगे, जो उसे बेकार नहीं कहेंगे जिसने उन्हें जीवन दिया। जिस दिन मैं 78 साल का हुआ, उन्होंने केंद्र में मेरे लिए एक सरप्राइज तैयार किया। मैं पार्टियों वाला व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन मैंने स्वीकार किया। उन्होंने मेरे लिए मावा केक बनाया, रिसाइकिल किए हुए गुब्बारे टांगे, और यहां तक कि एक बुजुर्ग समूह से भजन मंडली भी बुलाई जो मोहल्ले के सांस्कृतिक केंद्र में अभ्यास करती है। जब मैं कमरे के बीच में बैठा, उन लोगों से घिरा जो मेरे खून के नहीं थे लेकिन मुझे परिवार की तरह प्यार करते थे, मैंने समझा कि यही सच्ची दौलत थी। हस्ताक्षरित कागज नहीं, संपत्तियां नहीं, वह जो सब कुछ चला जाने पर बचता है। वे रिश्ते हैं, कान में सुनाई गई कहानियां, वे हाथ जो आपको उठने में मदद करते हैं जब शरीर कमजोर पड़ता है।
और उस शाम सिर पर कार्डबोर्ड की टोपी के साथ हंसी और गले लगने से घिरा मैंने खुद को दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान महसूस किया। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि मुझे क्या चीज़ संभाले रखी, क्या चीज़ मुझे पूरी तरह से गिरने नहीं दी। कुछ सोचते हैं कि यह बदला लेने की इच्छा थी, दूसरे की यह अभिमान था, लेकिन सच्चाई स्मृति थी, मेरी पत्नी तारा की स्मृति। उसकी कोमल आवाज़, उसका अटूट विश्वास, उसके प्रोत्साहन के शब्द जब मैं काम से थका हुआ और गंदा आता था, उसका मुझे ऐसे देखना जैसे मैं हमेशा सब कुछ संभाल सकता हूँ, वह मेरी ताकत थी उसके चले जाने के बाद भी। और केंद्र के हर कोने में, बगीचे में खिलने वाले हर फूल में, हर कोने में जहाँ हंसी सुनाई देती है या रोटी बांटी जाती है, मैं महसूस करता हूँ कि वह अब भी मेरे साथ है, कि उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, कि उसने मुझे किसी और जगह से ताकत दी। आज मैं केंद्र के बगल में एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास आवश्यक चीज़ें हैं, मेरा बिस्तर, मेरी किताबें, मेरा पुराना रेडियो और एक खिड़की जहाँ से मैं हर सुबह बुजुर्गों को आते देखता हूँ। कुछ पैर घसीटते हुए आते हैं, कुछ लाठी के सहारे, लेकिन सभी उत्साह से, जीवन से कहने के लिए कुछ लेकर आते हैं, और यह मेरे लिए काफ़ी है। अब मेरे पास विलासिता नहीं है, लेकिन मेरे पास शांति है। अब मेरे पास सभी जवाब नहीं हैं, लेकिन मेरे पास निश्चितताएं हैं। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मैंने खुद को निराश नहीं किया, कि विश्वासघात, परित्याग, तिरस्कार के बावजूद मैंने आगे बढ़ना चुना और गरिमा के साथ आगे बढ़ा। कुछ दिनों जब मैं अधिक चिंतनशील महसूस करता हूँ, मैं केंद्र के गलियारों में चलता हूँ और दीवार पर टंगी तस्वीरों को देखने के लिए रुकता हूँ। कार्यशालाओं, यात्राओं, जन्मदिनों, गले लगने की तस्वीरें। उनमें से एक में मैं फावड़ा लिए हुए धूल से सना मुस्कुराता हुआ हूँ। मैं उसे देखता हूँ और फिर से मुस्कुराता हूँ, क्योंकि उस तस्वीर में वह आदमी मैं हूँ, लेकिन वे सभी भी हैं। यह हर वह व्यक्ति है जो गिरा और फिर उठ खड़ा हुआ। यह हर वह बुजुर्ग है जिसे बोझ कहा गया और अब वह एक उदाहरण है। यह शांत प्रतिरोध की हर वह कहानी है जिसे टेलीविजन पर कोई नहीं बताता, लेकिन जो किसी भी उपन्यास से ज्यादा मायने रखती है। और इसीलिए मैंने इसे लिखा हुआ छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी कहानी मेरे न रहने पर खो जाए, क्योंकि शायद कहीं और कोई और बुजुर्ग होगा जो नम आंखों से इसे सुन रहा होगा, यह सोच रहा होगा कि क्या आगे बढ़ने लायक है। और मैं चाहता हूं कि वह जाने कि हाँ, यह हमेशा लायक है, कि टूटे दिल के साथ भी, खाली हाथों के साथ भी कुछ सुंदर बनाया जा सकता है। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके अपने बच्चे, उन्होंने तुम्हें नहीं देखा। दुनिया में और भी लोग हैं जो तुम्हारा मूल्य समझेंगे, जो जानेंगे कि तुम कौन हो, जो तुम्हें सुनेंगे। और मेरे बेटे, मेरे पोते, जो कोई भी यह कहानी सुन रहा है, मैं तुम्हें अपनी आत्मा से कहता हूं, कभी किसी को अपनी गरिमा मत छीनने देना। फर्क नहीं पड़ता अगर वे तुम्हें बोझ कहें या कहें कि तुम किसी काम के नहीं। तुम जानते हो कि तुम कितने अनमोल हो, तुमने क्या दिया है, तुम जानते हो कि तुम कौन हो। और अगर वह दिन आए जब सब कुछ खोया हुआ लगे, तो गहरी सांस लो और फिर से शुरू करो, क्योंकि जब तक तुम सांस लेते हो, हमेशा कुछ न कुछ बोने के लिए होता है। और अब अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। और मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं, मुझे बताओ, क्या इस कहानी ने तुम्हारे दिल को किसी तरह छुआ है? और मुझे यह भी बताओ, तुम दुनिया के किस कोने से मुझे सुन रहे हो? क्योंकि भले ही मैं तुम्हें देख ना सकूं, मुझे यह सोचना अच्छा लगता है कि उस पार तुम्हारे जैसा कोई है जो जानता है कि खुले दिल से जीना कैसा लगता है।